बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और जिधर भी तुम देखो तुम्हें नेमतें ही नेमतें और वसी ममलिकत नज़र आएगी। उनके ऊपर लिबास होगा बारीक सब्ज रेशम का बना हुआ और अतलस का, और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और पिलाएगा उन्हें उनका परवरदिगार निहायत ही पाकीज़ा शराब। उन्हें कहा जाएगा ये तुम्हारा सिला है और मुबारक हो तुम्हारी कोशिशें मकबूल हुई। हमने ही ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर थोड़ा थोड़ा करके कलाम नाजिल किया। सूरह अल-दोहर की आयत 20-23 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत के असूल के लिए नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज हफ्ता है 9 शबानुल मौज़म 1433 हिजरी 30 जून सन 2012 है और आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशामदीद। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत बढ़ रही है। जी हाँ बिल्कुल, सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मा गर्मी भी बहुत हो रही है ये जी वो गरीब बात है। बिल्कुल सही। और वज़ीर आज़म लाहौर में हैं और गर्मी मजीद बढ़ गई है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इत्तेहादियों से मिलकर पार्लियामेंट की बालादस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपोजिशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरत की दावत। टांगे खींचना किसी के मुफाद में नहीं, इदारे हुदूद में रहकर मुल्क को बहरान से निकालें। मेरे इस्तकबाल के हवाले से पंजाब हुकूमत के रवैये से जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी। शरीफ बरादरान मिसाक जमहूरियत के तहत हुकूमत को आइनी मुद्दत पूरी करने दें। अदलिया को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। ये इलेक्शन का साल है। और इसी बयान पर सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करने को कहेंगे। कल थे वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ शाह, तो ट्रैफिक जाम था, मैं भी उस ट्रैफिक में फंस गया। तो परवेज़ अशरफ इससे पहले भी एक आध बार लाहौर आए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, न उनको कुछ हुआ था न उनकी कुछ सिक्योरिटी। आखिर में क्या बात है कि वज़ीर आज़म होते ही सिक्योरिटी के मसाइल शुरू हो जाते। वो वज़ीर थे, अब प्लस आज़म भी हैं। नहीं देखो ना, बात ये गलत है ना। मैं समझता हूँ कि मंजूर भट्टू वज़ीर आला था, बड़ा सिक्योरिटी बड़ा प्रोटोकॉल। वज़ीर आला नहीं तो धक्के खाता रहता था यहाँ सड़कों पर। अच्छा अब गिलानी साहब क्या है? गिलानी साहब पहले आते थे बड़ा करो फरशान शुको, अब फिर आए लाहौर। यानी उनको ये देखना चाहिए कि वो परवेज़ अशरफ से पहले लाहौर आए तो कैसे आए, और इससे पहले जब वज़ीर आलम थे तो कैसे आते थे। वक्त एक ऐसा नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ नहीं, मैं समझता हूँ कि ओहदा मिलने से आदमी की शख्सियत नहीं बदल जानी चाहिए। आदमी को एहसास होना चाहिए जिम्मेदारी का, एहसास होना चाहिए लोगों को रिलीफ देने का, लोगों को तकलीफ देने का एहसास नहीं होना चाहिए। ईरानी सदर की मिसाल सामने रखनी चाहिए कि जो बगैर प्रोटोकॉल के चले जाते हैं। देखिए ये कहते हैं पार्लियामेंट की बात की, इंतखाब से तो इनकलाब नहीं आते। पाकिस्तान में तो कभी जेन्युइन इंतखाब नहीं हुआ। अगर जेन्युइन इंतखाब हो तो फिर कुछ बात हो सकती है तब्दीली की, तो वो तो होने ही नहीं दिया जाता। जेन्युइन इंतखाब डॉक्टर साहब आपकी निगाह में किस तरह से हो सकता है? मैं समझता हूँ कि देखें, हुकूमतें कौन बदलता है? क्या इंतखाब से हुकूमतें बदलती हैं? हुकूमतें तो पीतम बैठा दूर से सबकी धार लाए, वही हुकूमतें गिराता है और वही हुकूमतें। तो ये वोट तो दिखावा है। आपके कई लाख वोट जो हैं वो बोगस हैं, तो इन बोगस वोटों पे आप जेन्युइन इंतखाब की बात करते हैं तो ये तो बड़ी जाती की बात है। और पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती की रट लगाते रहते गिलानी साहब चले गए, तो अब परवेज़ अशरफ के पास तो वैसे ही वक्त थोड़ा है, तो वही पार्लियामेंट की बालादस्ती क्या होती है? मैं समझता हूँ कि कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं ताकतवर हूँ तो वो ताकतवर नहीं होता। ठीक, जो आदमी ताकतवर होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ताकतवर हूँ, उसको दूसरे ताकतवर कहेंगे। बिल्कुल सही। पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, भाई वो दूसरे लोग कहें। तुमने करारदाद पास की थी अमेरिका के खिलाफ, ड्रोन हमले बंद हो जाने चाहिए थे, रात को ड्रोन हमले हुआ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का बयान भी शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं कि ड्रोन हमले रुकवाने के लिए पार्लियामेंट की करारदाद पर अमल क्यों नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, मामला बैन अल-अक़वामी फोरम पर उठाना चाहिए। जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान, ड्रोन हमले पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं, बंद कराने के लिए हुकूमत को हिदायत जारी की जाए। दरखास्त गुजारों के वकील का मौक़िफ़। जी अब तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि पार्लियामेंट अगर बालादस्त है तो इसकी करारदादों पर भी तो अमल करवाओ। कहते रहे इदारे हमारे, होगा तो वही जो अमेरिका चाहेगा। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट हुई है जो मेरे ख्याल है हमारे अखबार में उसका जिक्र नहीं है, कि रूस का सदर जो है, पहला सदर, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और उसने भी ड्रोन हमलों की मुखालफत की है।
और अमेरिका को ललकारा है पुतिन ने, और उसने कहा है कि हम एनर्जी के जो ज़रूरियात हैं और मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक। तो मैं तो बहुत पहले से इस प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ इत्तेशाम साहब कि अगर इस खित्ते के मुल्क जो हैं वो एक ब्लॉक बनाएंगे तो फिर 7 समुद्र से आने वाला अमेरिका जो है वो सोचेगा। चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, ईरान है, और अफगानिस्तान को भी मैं शामिल करता हूँ इसमें। तो फिर यानी ये कितनी बेइज्जती की बात है, कितने शर्म की बात है कि 7 समुद्र पार से एक मुल्क जो है वो आप पर हुकूमत करने के लिए आ रहा है। तो ये ज्यादती है, और ड्रोन हमले नहीं रुकेंगे। हाँ, ये तो पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह दे तो कैसे रुकेंगे वो? ठीक। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कहना भी नहीं चाहिए ड्रोन हमलों के बारे। और ये जो बयान है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, मुझे इससे भी इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, उनको ड्रोन हमलों के बारे में तब बात करनी चाहिए थी तब जब उनकी बात में असर होता। अगर इसके बाद में ड्रोन हमले होते रहते हैं तो पेशावर के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आदमी को गौर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। आज तो ब्रेक जल्दी। फैमिली मैगजीन का ताज़ा शाया, इस खुसूसी शुमारे में पढ़िए नया नाम पुराने काम। बलूचिस्तान गैर मुल्की एजेंसियों के निर्गे में डॉक्टर शकील अफरीदी अमेरिका के दोहरे किरदार का सबूत। फैमिली केयर स्कैंडल, इस हमाम में सब नंगे हैं। दुनिया की 10 बहादुर खवातीन में शामिल पाकिस्तानी शाद बेगम से मिलिए। मल्लाह किस हाल में है? वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी डॉक्टर नसीम खान कहते हैं, बेगम को मेरे तीनों बच्चों ने पसंद किया। मशरिक़े वुस्ता का नया नक्शा क्या होगा जब बच्चा माँ बाप के सब्र का इम्तिहान लेता है? तांगा शाही सवारी से बर्बादी तक का सफर। मॉडल और अदाकारा अनम खान का क्लोजअप और उसके साथ पढ़िए शोज़ राउंडर प्राज़ में रंगारंग खबरें और तजिए। कीमत सिर्फ 35 रुपए। नवाब टुडे में खुश आमदेद। और नाज़रीन कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हैं, फिर डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे इन पर तबसरे के लिए। ईरान से तेल की खरीदारी, पाकिस्तानी बैंकों पर अमरीकी पाबंदियों की लटकती तलवार। चीन सिंगापुर भी मुस्तस्ना। चीन और सिंगापुर ने ईरान से खाम तेल की दरामद में कमी कर दी है। पाबंदियों से ईरान की तेल की बरामदात खासी कम होंगी और ईरान का हर समाही में रेवेन्यू $8 बिलियन कम होगा। बयान, अमेरिका लश्कर तैयबा से माली मामलात रखने वाले बैंकों पर पाबंदी लगाने पर भी गौर कर रहा है। और इस खबर पर हम माहिराना राय लेंगे डॉक्टर अजमल न्याज़ी साहब से। देखो ना, ये तो कमज़ोरों के लिए सारी बातें होती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान कमज़ोर ना होता तो तेल पाकिस्तान ने लेना है, तेल ईरान ने देना है, तो इसमें अमेरिका कहाँ से आ गया है? ये सारी की सारी बातें जो हैं वो गुलामाना ज़हनियतों की हैं और अपने मफादात। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे हुक्मरान मफाद को छोड़ दें और वो अमेरिका की ग़ुलामी का दम न भरें कि वो हमें इक़्तिदार में लाएगा और इक़्तिदार से निकालेगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन ये लटकती हुई तलवार जो है कुंद हो सकती है। ये लटकती हुई तलवार कुंद हो सकती है अगर हमारे हुक्मरान जो हैं। अच्छा देखें, फिर इसमें भी एक अजीब गरीब बात है कि चीन और सिंगापुर ने भी ईरान से तेल मंगवाने में कमी कर ली। अब बताएं, इससे पहले भी कई मामलात हैं जिसमें चीन ने अमेरिका की मर्जी के मुताबिक काम किया। ऐसा क्यों है? ये अमेरिका की सुपरमेसी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी में एक तरक्की है। लेकिन चीन भी तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। लेकिन मैं समझता अभी चीन समझता है, सुपर पावर है। अभी चीन समझता है कि वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं समझता चीन बहुत एक अच्छी गहरी तहजीब का मुल्क है। वो बड़बोलेपन में कोई वाक़या नहीं करना चाहता। वो कहता है कि पहले खुद को तैयार कर लो, मुआशी तौर पर मजबूत कर, मुआशी तौर पर, अस्करी तौर पर भी, ठीक, दोनों बातों में। इस दुनिया में रहने के लिए अस्करी और मुआशी तरक्की दोनों बड़ी ज़रूरी हैं। और उनके देखें ना, हमारी तो न मुआशी सूरत हाल ठीक है ना अस्करी ठीक है, दोनों तो गिरगुम हैं। तो फिर हम किस बिरते पे बात करते हैं? ठीक। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ब्लॉक बनाने से, जो मैंने पहले अर्ज़ किया, तो उसके बाद अमेरिका का मुकाबला किया जा सकता है। अमेरिका का मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता। ठीक। अमेरिका के मुकाबला करने के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद की इस खित्ते के ममालिक को कोई न कोई सूरत बनानी पड़ेगी। देखें, मगरबी ब्लॉक, यूरोपीय यूनियन, तो मशरकी ब्लॉक क्यों नहीं? बिल्कुल सही। अच्छा, मशरकी यूनियन क्यों नहीं? यूरोपीय यूनियन है तो एक मशरकी यूनियन भी, एशियाई यूनियन, ये
अगर वहाँ पे सब में एक करेंसी हो आपके ख्याल में? नहीं, वो आगे की बातें हैं, क्योंकि मैं तो माहिर मुआशियात नहीं हूँ, तो करेंसी की बात तो मैं इस तरह नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस दुनिया में इस खित्ते के मुल्कों को कोई ना कोई इत्तेहादी शक्ल बनानी पड़ेगी, तब ये मामला ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक, मतलब लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर इस तरह की यूनियन आप समझते हैं कि बन पाएगी? जी, मसले पानी के मसले के हल, देखिए हिंदुस्तान को शामिल नहीं करते ना आप। हिंदुस्तान को शामिल, हिंदुस्तान तो अमेरिका के साथ है। ठीक है, देखे ना कौन कौन शामिल होगा उस मशरकी यूनियन में? मैं तो रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये खिता है ना। बांग्लादेश को भी शामिल कर ले आप, फिर उसके बाद जो सार्क के ममालिक है उनको भी कर ले। तो ये एक मैंने अच्छा देखे ना, सार्क अमेरिका ने बनवाई, उसमें भारत की खड़पैंची जो है वो मौजूद है, उसमें चीन को शामिल नहीं किया, उसमें अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया, उसमें ईरान को शामिल नहीं किया। मुबस्सिर की हैसियत से अब शामिल करना शुरू कर दिया गया है। नहीं, मुबस्सिर क्या होता है? लेकिन मुस्तकिल रुकनियत नहीं दी, वो किरदार अदा नहीं कर सकते मुबस्सिर तो। मुबस्सिर तो बेचारा खुला तबसरा नहीं कर सकता, कैसा मुबस्सिर है वो। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस खित्ते की तमाम तरह बागडोर जो है, जब तक इस खित्ते के मुल्क खुद नहीं संभालेंगे। अब देखें ना, हिंदुस्तान को, भारत को अमेरिका के साथ मामलात करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन भारत भी अमेरिका को टफ टाइम देने लगा है। अमेरिका का एतबार भारत पर भी कम हो रहा है, क्योंकि भारत ने चीन के खिलाफ फरीक बनने से इनकार कर दिया है। और ये मैंने आज से बहुत पहले, बरसों पहले मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान है कि जो अफगानिस्तान के मुकाबले में फरीक बन गया, और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, चीन के खिलाफ भी अमेरिका का हरीफ, अमेरिका का फरीक जो है वो पाकिस्तान बनेगा। चीन के खिलाफ भी चीन में मुदाखलत होती है, और चीन एहतजाज पाकिस्तान से करता है। तो ये कौन करा रहा है? कराता अमेरिका है, लेकिन एहतजाज पाकिस्तान का। बिल्कुल, ये तो सबूत मिले हैं कि वो तंजीमें जो कि जिन्होंने पिछले दिनों दहशतगर्दी कराई या फसादात कराए, उनके हेडक्वार्टर तो अमेरिका में मौजूद है। देखिए ना, ये तो चालें हैं ना, ये तो सियासत है, इस पर सोचना चाहिए, चीन को गौर करना चाहिए। लेकिन मैं जो भारत की बात कर रहा हूँ, भारत कभी भी चीन के खिलाफ अमेरिका के कहने पर नहीं आएगा। ठीक, इससे पहले भी चीन के साथ लड़ चुका है भारत, और उससे शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के साथ भी एक मामला ऐसा हुआ था जिसमें शिकस्त हुई थी, न फतह हुई थी। लेकिन बाद में पाकिस्तान के हालात जो थे, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बिगाड़ दिए और वो कमज़ोर हो गए। इसलिए भारत पाकिस्तान को कोई हैसियत ही नहीं देता, वो चीन को हैसियत देता है। और अमेरिका ने भी चीन के मुकाबले में भारत को तैयार किया है, अगरचे जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है, वो पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान इतना इम्पॉर्टेंट मुल्क है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, चीन के लिए भी, रूस के लिए भी, भारत के लिए भी, और अमेरिका के लिए भी। ये एक बहुत बड़ी गुज़रगाह भी है जिसे तजारत हो सकती है। और इसीलिए नेटो सप्लाई बहाल कराने के लिए पाकिस्तान पर हर तरह का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। और खबरें को शामिल कर लेते हैं नेटो सप्लाई के हवाले से कि नेटो सप्लाई आंखें बंद करके फैसला नहीं करेंगे वज़ीर दिफा, अमेरिका को माफ़ी मांगना होगी। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा अमूर, अमरीकी मुआफ़ी आते ही सप्लाई बहाल हो जाएगी। सेक्रेटरी खारजा पार्लियामेंट की सिफारिशात के हवाले से वजाहत नहीं कर सके। और हाफिज सईद साहब का बयान शामिल कर लेते हैं कि अमरीकी मुआफ़ी पर भी नेटो सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने फरमाया है कि खुद को हमले फिर शुरू हो सकते हैं। डॉलरों के पुजारियों को अमरीकी मुफाद भी पाकिस्तानी नजर आता है। लोग जरदारी गिलानी को रोते हैं, यहाँ आवेग का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये कहा है अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन साहब ने। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी नेटो सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों क्या मामला हुए हैं, पाक फौज के मुज़ाकरात भी हुए, जनरल जॉन एलन भी आए थे। लेकिन एक बात मैं एहतशाम जरूर कहूँगा कि पहली मरतबा पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने पेंटागन के खिलाफ एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, डट गए और अमेरिका को नाक चबाया उन्होंने। यानी अमेरिका को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे, बौखलाया हुआ है अमेरिका। कभी वो मिन्नतें करता है, कभी वो दबाव डालता है, कभी धमकियां देता है, और कभी माफिया मांगने की बात, कभी भारत का कार्ड इस्तेमाल करता है। लियोन पेनिटा कभी भारत जाते हैं, वहां पर खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं, कहते हैं कि भारत का रोल है अफगानिस्तान के अंदर। ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं। मैं समझता हूँ अमरीकी अगर अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ बात करें तो हमें इतनी नहीं चुभती, लेकिन जब वो भारत में आकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के कुछ एक दो सच्चे लीडर, वरना सारे सियासतदान जो हैं वो भारत के भी उसी तरह गुलाम बन रहे हैं जिस तरह अमेरिका के गुलाम थे। अच्छा, एक छोटी सी खबर और बड़ी दिलचस्प खबर है कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से नाज़रीन, कि बरतानिया का मौलाना फजल रहमान को वीज़ा देने से इनकार, दरख्वास्त मुस्तरद नहीं हुई। तर्जुमान
JUI का ये कहना है। लेकिन कल शेख रशीद साहब के साथ भी सलूक हुआ। वाशिंगटन जब वो पहुँचे हैं तो उनके साथ बड़ा नारवा सलूक किया गया, तलाशी वलाशी ली गई, 5-6 घंटे उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका गया है। क्या कहेंगे? देखिए जी, यहाँ पर जो अमरीकी हैं जो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और दनदनाते पड़ते हैं, उनको 5 मिनट में फारिग कर दिया जाता है और बेचारे शेख रशीद को 5 घंटे में। अच्छा, मैंने ये सुना है, भाई ये मुमकिन इसकी तस्दीक नहीं है कि इस तरह तलाशी ली गई कि शेख रशीद साहब की विग गिर गई। और ये तो बड़ी तौहीन की बात है। मैंने ये बात सुनी है। अच्छा, फिर वही शीर रहमान काम आई। शेख रशीद को कुछ थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, वो दोस्त है और नवा वक्त के लिए भी वो साफ कदर रखता है। मेरा स्टूडेंट भी है। अच्छा, मैं गार्डन कॉलेज में नया लेक्चर हुआ था तो ये वहाँ पर पढ़ता था। अच्छा, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि तुम दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के तहत अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हो, झंडे उठाते हो और फिर अमेरिका चले जाते हो। भाई अमेरिका क्या लेने गए हो? अमेरिका को ड्रोन हमले बंद कराने गए हो या अमेरिका से डॉलर लेने गए हो या कोई तुम्हारा और काम है? और क्या काम है तुम्हारा? मैं समझता हूँ कि शेख रशीद को गैरत करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे हम ये तवक्को रखते हैं कि वो जब तलाशी का मामला शुरू हुआ था तौहीन आमेज़ हद तक, तो उसको वापस आ जाना चाहिए था। उसने कहा जी मैं अमेरिका दाखिल नहीं होना चाहता, बिल्कुल सही। तो फिर हम सलाम करते उसको। फिर क्या फ़र्क है शेख रशीद में और 2-2 पैसे के वजीरों में? भारत ने पर पाबंदी लगाई हुई है, भारत में जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका में भी ये शरीफुद्दीन की बुनैन उतरवा ली गई, उनकी जुराबें उतरवा ली गई और पता नहीं और क्या कुछ। ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी रिटायर्ड एक हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, उनके साथ जो सलूक हुआ था वो भी सबके सामने। अच्छा, देखिए ना, शाहरुख खान के लिए तलाशी ली तो भारत ने एहतजाज किया और अमेरिका को भारत से माफ़ी मांगनी पड़ी। शेख रशीद भी आखिर एक सियासतदान है, 6 मरतबा वजीर रहा है, और जो आदमी 6 मरतबा वजीर रहा हो उसके लिए मैं कोई बात करना नहीं चाहता कि क्या करूँ कि 6 मरतबा वजीर रहने वाला आदमी अगर कहे कि मैं अपराइट हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ तो मैं नहीं मानता इसको। मौलाना फजल रहमान साहब बरतानिया बहुत जाते हैं, लेकिन इस पर तो वीज़ा नहीं उन्हें दिया गया। उन्हें बरतानिया का वीज़ा भी नहीं दिया गया था। देखे ना, देखिए सीधी बात है कि हमारे सियासतदानों को बरतानिया या अमेरिका जाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, मैं आपको मजीद जामी साहब की बात सुनाऊं। मजीद जामी साहब ने भारत जाने से इनकार किया हुआ है। उन्होंने कहा पहले मसला कश्मीर हल करो फिर मैं जाऊंगा। तो अमेरिका से कहो ना, पहले तुम पाकिस्तान के साथ मामलात को ठीक करो। डॉक्टर साहब, वक्त हो गया कि ब्रेक का, और खबर देते चले नाजरीन को कि ज़रदारी अल्ताफ मुलाकात जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। दुजानिब उम्मीद है सदर 5 सितंबर तक सियासी ओहदा छोड़ देंगे। एक बरस एक अपील दायर नहीं हुई, फैसला हाथ में हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट का ये बयान है। इन दोनों खबरों पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269 और हम ब्रेक में जाने से कबल 2 खबरें शामिल की थी, जरदारी साहब और अल्ताफ साहब की मुलाकात, और फिर लाहौर हाई कोर्ट का एक 5 सितंबर तक सियासी ओहदा छोड़ देने के हवाले से खबर भी वो भी शामिल करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब की इजाज़त से पहले एक कॉलर भी शामिल करना चाहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हमारे साथ? वालेकुम सलाम, श्याम भाई, उमैर राजा बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी उमैर साहब, बहुत शुक्रिया। और आपको भी सलाम। मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है बैरूनी खतरात में घिरा हुआ है, अंदरूनी मामलात इस कदर खतरनाक हो चुके हैं कि वो उससे भी ज्यादा खतरे की आद को जा रहे हैं। लेकिन हुक्मरान जो टोला मुसल्लत है इसको कोई परवाह नहीं। दुख मुझे इमरान खान और नवाज शरीफ से है। मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ ने कोशिशें की इमरान खान से इत्तेहाद की, इमरान खान की गर्दन में सरिया क्यों अटका हुआ है? मैं पूछता हूँ, क्या ये वो अवाम से मुखलस हैं? अगर ये अवाम के नुमाइंदे कहते हैं दोनों अपने आप को, तो ये क्यों नहीं मिलते अवाम के मुफाद के लिए? इनको भी अपना मुफाद अजीज है, अवाम का मुफाद अजीज नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाजी बशीर साहब हैं आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा शेख रशीद साहब को उधर रोका वहाँ पे अमेरिका में जी, तो उसमें अगर गैरत होती तो नहीं आता कि हम भी यही सोच रहे हैं। गैरत तो उसमें मौलाना फजल रहमान में गाली भी निकालते हैं, उन्हीं का खाते हैं,
फिर इनके बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते हैं। ये सब आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, अमेरिका से पैसे लेते हैं। अभी पाकिस्तान को भी किराए पे ये देंगे, जैसे रेंटल पावर, या भाई रेंटल पावर जो वजीर आजम आया है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान अगर लीज में अगर दे देना अमेरिका को, खुदा की कसम इनसे बेहतर चलेगा। थैंक यू वेरी मच हाजी बशीर साहब जी। दोनों कॉलर्स की राह आपके सामने है सर। एक राजा ये है, एक राजा वो है। देखिए ना, ये भी राजा दाहिर था। राजा और राजा परवेज अशरफ का ये रिश्तेदारी न हो, लेकिन मेरे ख्याल इसकी बातें बहुत अच्छी हैं और उन्होंने कहा है कि भाई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरे आदमी ने कहा कि इमरान और नवाज शरीफ क्यों नहीं मिलते, तो भाई कैसे मिले भाई, दोनों वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जबकि वज़ीर आज़म एक होता है, इमरान खान भी वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, तो जो कैसे मिलेंगे। इन लोगों के मफादात हैं सियासत में, इनके मफादात सियासत से नहीं ख़त्म होते। ये कौमी मफादात की बात नहीं करते, ज़ाती मफाद की बात करते हैं। लोग इमरान खान की बहुत तारीफ़ें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी मफाद को उधर करे और फिर कोई बात करे। देखिए ये कितना बड़ा अलविया है। मैं आज एक जुमला कह रहा हूँ एहतशाम के प्रोग्राम में कि एक स्पोर्ट्समैन जो है वो हमारा कौमी लीडर है और वो हमें मसाइल पर मशवरे दे रहा है। वो क्रिकेट खेलते खेलते सियासत के मैदान में आ गया है। ये उनकी सलाहियत है। मैं नहीं पता नहीं सलाहियत, हर इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियत रखी है। ठीक है, चले काबिल इंसान है। मैं समझता हूँ कि वो जो सियासत में भी क्रिकेट की बात करता है कि मैं एक गेंद से 2 विकेटें लूंगा, ये कैसे मुमकिन है भाई। ये तो क्रिकेट में नहीं करता। ये तो बयानात भारत जो भी है, मैं समझता हूँ कि फिर भी एक जो लीडर है उसको इस तरह बयान देना चाहिए कि जो उसके शायान शान हो। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन जो है वो मेरे ख्याल में इस तरह कौमी सोच का आदमी कैसे बन सकता है। और लेकिन अवाम उनको पसंद कर रही है, अवाम उनके साथ है। सर्वेज बता रहे हैं कि अवाम उनके साथ जा रहे हैं। चले आपके पसंदीदा लीडर होंगे वो, हम तो एक न्यूट्रल रह के हम सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बयान करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लाट है इस वक्त, जो मंजरनामा है सियासी, उसमें वो सबसे बेहतर आदमी है। इसलिए कि वो अभी तक इक़्तिदार में नहीं आया, लेकिन इक़्तिदार से पहले ही उसके लक्षण जो है हमारे सामने आ रहे। कॉलर ले ले जी। शाहिद साहब मैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर मैं गुजारिश ये करनी चाहता था कि बिजली की जो कीमतें हैं उनमें कमी का कोई आसार नजर नहीं आते। अगर तेल की कीमतें कुछ कम हो सकती हैं, पेट्रोल की या गैस की कीमतों में कमी का भी ऐलान हुआ है कि 1 जुलाई से होगा, तो फिर बिजली की कीमतें क्यों मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। और दूसरी गुजारिश छोटी सी एक और ये करनी थी कि इमरान खान साहब के बारे में अभी बात हो रही थी, तो ये मैं कहना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन अब जुबान पे आ गई है। जब ये क्रिकेट में थे तो वहां पे ये सियासत करते थे और कुछ खिलाड़ियों के मुस्तकबिल भी इनकी वजह से दांव पर लग गया, जिनमें सलीम यूसुफ और वो कासिम उमर और एक और सलीम जाफर बॉलर थे। तो अब ये सियासत में है, तो अब ये यहाँ क्रिकेट खेलने और चौके मारने की और खिलाड़ियों पर करप्शन के इल्जाम भी थे, लेकिन इमरान खान पर क्रिकेट के दौरान करप्शन का इल्जाम तो कोई नहीं लगा रहा। नहीं था। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। बिजली की कीमतें कम क्यों नहीं होती? मैं समझता हूँ कि लोड शेडिंग से ज्यादा बड़ा मसला है महंगी बिजली। देखिए अगर लोड शेडिंग खत्म होता है, लोड शेडिंग खत्म होती है और बिजली की कीमतें आसमानों पर चढ़ जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक, तो सस्ती बिजली बड़ी जरूरी, और सस्ती बिजली पन बिजली है। कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाते? अगर उन्होंने कालाबाग डैम बनाया होता तो खुदा की कसम आज इतनी सस्ती होती बिजली जिसका अंदाजा नहीं आप कर सकते, और एनर्जी का कोई बुरान ना होता। लेकिन ये ANP वाले, असफानजार वली, ये बादशाह खान का पोता और ये सिंध वाले, आपके राजा साहब भी बयान दे चुके हैं ना कि नहीं बन सकता। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में आपसे अर्ज किया था। तो मैं किसी मोहम्मद बिन कासिम को आना पड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम क्यों आए जी? मैं समझता हूँ यहाँ के लोग जब राजे आ सकते हैं तो फिर मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आ सकते? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, इसी सरजमीन से उठेगा। इसी सरजमीन से उठेगा। वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं होगा, वो कोई और पैरोकार तो होगा ना। नहीं, चलो पैरोकार हो तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत में डैम बनाने के लिए मुखालफत तो नहीं होती। ठीक है, पर यहाँ क्यों होती है? मैं समझता हूँ कि किसी आदमी को एक कौमी प्रोजेक्ट के हवाले से मुखालफत करने का हक क्या है? मतलब ये है कि हमारे हुक्मरान जो है वो पत्नीयत हैं, वो हुकूमत बदनीयत है। सर एक और कॉलर है, काफी देर से हमारे साथ, कोहाट से कॉलर है, राना दर्शन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। शाम भाई आपको भी सलाम और डॉक्टर नईसा सलाम। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी और कराची के हालात, बलोचिस्तान के हालात और हुकूमतों के हालात सब लोग देख रहे हैं। मेरे पास इन सब चीजों का हल है और मैं चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर है ना वो मेरी मदद करे, और मैं एक रिट करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जिससे इंशाल्लाह ये सारे मामला हल हो जाएंगे। और आप कहने के मुताबिक पाकिस्तान में सुल्तान टीकू भी आ सकता है, सुल्तान बिन नहान भी आ सकता है, और
मैंने बहुत जो बड़े नामवर मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में आ सकते हैं और यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। सिर्फ अमेरिका हमको दबा रहा है इन सियासतदानों के जरिए। जितने भी मुसलमान जिन के आदमी हैं उनको ड्रोन से मरवाया जा रहा है या दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा रहा है। जो सही मुसलमान है वो इसे हुआ है यहाँ पर, उनके लिए मैं एक रिट करना चाहूँ सुप्रीम कोर्ट बार में। और अगर मेरी रिक्वेस्ट आप कर दें सुप्रीम कोर्ट सदर बार से कि मेरी एक रिट पिटीशन दायर करें और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मेरे पास इतने फंड नहीं है कि मैं वो रिट दायर कर सकूं। अगर मेरी मदद करें, नंबर आपके पास मेरा आ गया है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। जरदारी, गिलानी सबसे जान छूट जाएगी आपकी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपका ये मैसेज जब पहुंच गया होगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर तक भी। मिसेज इलियास साहब हैं, आखिरी कॉलर है हमारे इस प्रोग्राम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप मुझे पता है कि आपकी बातों से पता चलता है कि आप मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी वही हूँ कि अपने मुल्क से मर मिटने वाली हूँ। मैं अपनी अम्मी को फोन नहीं इतना करती जितना कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचा दूँ इस प्रोग्राम के जरिए। तो ये इमरान खान की आप बात करते हैं ना, ये पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ नवाज शरीफ है। इमरान साहब इन छोड़े, कहाँ ड्रोन हमले हो रहे थे, कभी कराची जा रहे थे, कभी कहीं, अब किधर फंसे हुए हैं। ये बात दिखावे थे मुल्क को पीछे लोगों को लगाने वाले, ये मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे। मिसेज इलियास साहब बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अच्छा ये क्या बात है कि मसलन कुछ लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ बताएगा, कुछ लोग कहते हैं जी इमरान खान बताएगा। मेरे ख्याल है मैं भी कुछ 4-5 आदमी पैदा करता हूँ जो कहें कि इस मुल्क को सिर्फ अजमल न्याज़ ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। आप अपने कॉलमों के जरिए बचा रहे हैं। देखे ना, मसलन ये कहते हैं कि जरदारी और गिलानी चला जाएगा। भाई जरदारी और गिलानी चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इन जैसा कोई और आएगा। देखें अयूब खान को हटाने के लिए कोशिश कीजिए कि अयूब खान हट गया तो फिर मुल्क बच जाएगा। फिर भुट्टो के खिलाफ बात हुई, भुट्टो के खिलाफ बाबाए जमहूरियत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक चलाई। अच्छा, फिर नवाज शरीफ के लिए कहा गया, फिर ज़ियाउल हक के लिए कहा गया, फिर मुशर्रफ के लिए कहा गया। मुशर्रफ के लिए यही नवाज शरीफ कहते थे कि मुशर्रफ चला गया तो ठीक हो जाएगा। अब वो चला गया तो कहाँ ठीक हुआ है। तेरे जैसे तो आते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ गिलानी और जरदारी के पास, गिलानी के बाद कौन आए? राजा परवेज अशरफ। तो जरदारी के पास कौन आएगा? जरदारी के बाद कोई और इस तरह का आदमी आ जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा 5 नंबर तक सियासी ओहदा छोड़ दें। छोड़ दें? कौन छोड़ेगा? छोड़ देंगे। देखिए मेरी बात इत्तेजाम, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि हमारी अदालतें आप कह रही हैं जब 4.5 साल गुजर चुके तो ये क्या आती है तरीका है यार। क्या ये अदालती सूरत हाल में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब तुम कहते हो अब वो ओहदा छोड़ भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने वाली है, इंतखाब का साल है ये, लेकिन पता नहीं इंतखाब इस मुल्क में होता है या नहीं होता। मैं ये बात भी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका डाउट है इसमें? मुझे डाउट है कि इंतखाब मुश्किल है इस मुल्क में, और वैसे भी मैं तो जमहूरियत के भी खिलाफ हूँ। इंतखाब के अलावा कोई और मामला हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जिस आदमी का नाम जरदारी है ये बड़ा चालाक है, ठीक। और वो यानी मैं समझता हूँ कि इस जैसा प्लानर, इस जैसा इवल जीनियस कोई नहीं आया पाकिस्तान में। तो जनाब इस जरदारी को निकालेंगे तो ये कहते हैं जी मुशर्रफ गया तो मुशर्रफ की बाकियात जो हैं वो आ गई हैं, तो ये जाएगा तो उसकी बाकियात आ जाएंगी। तो ये बाकियात हमारी जान तो छोड़ती नहीं है। ये जब से सदर अयूब से मामला चला है तो ये बाकियात जो हैं वो आ रही हैं, और बाकियात जो 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 आने वाला आदमी होता है वो पिछले आदमी से पूरा होता है। बिल्कुल सही, राइट। और नाज़रीन तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं। बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब के कॉलम है। आज डॉक्टर साहब ने लिखा है डॉक्टर, मरीज, ब्यूरोक्रेट और टूटा हुआ पुल। देखते हैं कि मैं आज मरीजों के लिए लिखना चाहता हूं जो डॉक्टरों और पंजाब ब्यूरोक्रेसी की हट दर्मी की कुर्बान गाह पर चढ़ते हुए चिल्ला रहे हैं कि रिंग रोड पर पैदल चलने वालों का पुल धड़ाम से गिर गया। नवाब वक्त में बड़ी वजाहत से जिक्र किया गया है कि कारों गाड़ियों वाले पुल भी इतने मजबूत नहीं होते, मगर पैदल तो गरीब ही चलेंगे, इन पर इस मुल्क में अजाब ही तोड़े जाते हैं। आखिरी लाइन है कि डॉक्टरों का रवैया गैर इंसानी है, इन डॉक्टरों के खिलाफ जो इकदाम किए जाएंगे मैं इनकी हिमायत करूंगा। और एक खबर भी है कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से यौम में 1 लाख मरीज मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब के कॉलम के बारे से मजीद गुफ्तगू। पहली बात यह है कि पहले होता था एहतशाम कि ट्रक पर से पुल से ट्रक गिरता था, अब ट्रक के ऊपर पुल गिर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ उल्टी हो रही है सारी बातें। अच्छा देखें, सड़कें, बिल्डिंगें और पुल बनाने वाले अमीर से अमीर तरीन हो जाते हैं,
ये मलिक रियाज कौन है? मलिक रियाज प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार। और तुझे तो ठेके पे ठेका, मसलन NLC को ठेका मिला था, उसने फिर रऊ फंड कंपनी को दे दिया ठेके पे ठेका, और कौमी खजाने को ठेके पे। मैं कहता हूँ कि ये मुल्क भी ठेके पे दे दो यार, इससे तो बेहतर चलेगा ये कम से कम। तो देखें, अब तो हम पे आसमान ही गिरे, पुल तो गिरते हैं। आसमान वालों के, आसमान की तरफ देखने वालों का दुख कोई नहीं जानता। दुख कितने बढ़ गए। एक तो पलाव की गर्मी है और धूप ने खैमा तान रखा है, और ऊपर से मीनार पाकिस्तान में खैमा बस्ती बनाई हुई है शहबाज शरीफ ने। खैर ये तो और पंखियाँ चलते रहते हैं और तो मामला है। अच्छा देखें, मैं ये समझता हूँ कि मसलन मैं भारत गया ना, तो भारत में भी यही हाल है। अच्छा, करप्शन में कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान में। तो उसने मुझे शेख मिला, वो कहता है कि मैं अपने पोत को किया है कि तू रोटी खा के पुल तो ना लगे, अगर पुल डिग पाएगा। तो जो भाई अपने पुतों को ये बोल दे पंजाब में, जो अंग्रेजों ने पुल बनाए थे उन्हें तोड़ना चाहे तो नहीं करते, और जो हमने पुल बनाए हैं उन्हें ना तोड़ना चाहे तब भी गिर पड़ते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं समझता हूँ अंग्रेज के पुल और पटरियां अभी तक चल रही हैं, अभी तक रेलवे स्टेशन उनके बनाए हुए। देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज रेलवे ने और बेड़ा गर्क करके रख दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज को देखें, हाई कोर्ट को देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी को देखें, गवर्नर हाउस को देखें, मेयो अस्पताल को देखें, सैकड़ों बरस के बाद भी वो इमारतें खड़ी हैं। डॉक्टर्स का प्रॉब्लम क्या है? वो पुलों के तो बात हो रहा है, अब डॉक्टर्स का प्रॉब्लम क्या है? 13वां रोज है। मैं समझता हूँ इसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, और ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में तमाम मसाइल की जड़ है। अगर ब्यूरोक्रेसी से जान छूट जाए और कोई हुक्मरान सिर्फ ये करे कि वो ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी न बनने दे, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या डॉक्टर भी ज़रपरस्त हो गए? जी, डॉक्टर भी ज़रपरस्त हो गए। आपने कभी खरबपति डॉक्टर सुने? पाकिस्तान में खरबपति डॉक्टर भी हैं। गरीबों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है और वो खरबपति हैं, और वो हर चौथे महीने बैरून मुल्क दौरों पर चले जाते हैं। इस मुल्क में 2 शोबे जो हैं उनको तरक्की है और करप्शन भी हो रही है, एक एजुकेशन और एक मेडिसिन। ठीक, मेडिसिन के हवाले से जो कुछ हो रहा है, और जो नंबर 2 मेडिसिन आप खा रहे हैं, तो उनमें डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, ठीक है, उनमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है। अच्छा देखे ना, इस मुल्क में एहतजाम तुम जानते हो, हर महकमे वालों ने एहतजाज किया है, मुजाहरे किए हैं। बिल्कुल सर। लाठियाँ खाते हैं और मुतालबात मान लिए जाते हैं। अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं तो वो पहले भी माने जा सकते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो जिल्लत और अजियत से दुचार किए बगैर हमारे मुल्क के लोगों को। अच्छा देखिए, डॉक्टर भी 17 ग्रेड से आगाज़ करते हैं, CSS क्लास वाले भी 17 ग्रेड से इख्तियार करते हैं। उनके पास इतने इख्तियारात हैं, इतने फंड्स हैं, इतने उनके पास यानी ताकत है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। हर महकमे में उनकी मुदाखलत है। मैं कहता हूँ कि अस्पतालों को आज़ाद कर दो, अस्पतालों को ब्यूरोक्रेसी से बिल्कुल अलग कर दो, उनके मसाइल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और फिर डॉक्टर हड़ताल कर ही नहीं सकेंगे, अपने खिलाफ हड़ताल करेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी वाले क्यों हड़ताल नहीं करते? कभी आपने सुना है कि कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो सड़कों पर आए? उनके मुतालबात नहीं होते, उनके मामलात होते हैं, उनकी मुराद होती हैं और वो हल हो जाती है, क्योंकि उनकी मुराद खुद हल करने वाले हैं। देखे ना, हमारे मुतालबात तुझे मानते हैं, तो उनके अपने मुतालबात होते नहीं, उनके मामलात होते हैं, वो खुद ही हल कर लेते हैं। उनका एक आदमी 17 ग्रेड से 22 ग्रेड में 10-12 सालों में पहुंच जाता है, और जहाँ डॉक्टर है, इंजीनियर है, या PCS है, वो भी अफसर क्लास है, वो सारी उम्र के बाद भी 20वें ग्रेड में नहीं पहुंचते। और मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 17 ग्रेड में आया था लेक्चर के तौर पर, और मैं एक दिन मुझे 20 ग्रेड मिला, दूसरे दिन मैं रिटायर हो गया। अच्छा, एक दिन की भाषा। देखिए, अब ये हालत ब्यूरोक्रेसी ने की है, लेकिन हमारे हुक्मरान देखें, एक जुमला कहूँगा, ये वफाक के मुलाजम है और हुकूमत पंजाब पर करते हैं, अफसरी करते हैं, और अफसरी को हुकूमत से बेहतर समझते हैं। हर हुक्मरान जो है इनका मोहताज है। शहबाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी से जान नहीं छुड़ा सकते, वो तो जरमानी है ब्यूरोक्रेसी के। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, और हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और मामलात को खुश असलूबी से आप हल कर लेना चाहिए, ताकि अवाम और मरीज़ परेशान होने से, मज़ीद ख्वार होने से बच सकें। बढ़ते हैं आज के नवाब वक्ती जारी की जानिब। नज़र आज के नवाब वक्त जारी है कि सेक्रेटरी खारजा की नेटो सप्लाई की बहाली को कौमी मुफाद करार देने की दर फंतनी। हमारा मुफाद ड्रोन हमले बंद कराने और अफगान जंग से खुलासी पाने में है। सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात के कतई बरक्स नेटो सप्लाई की बहाली को पाकिस्तान के मुफाद में करार दे दिया है, और दावा किया कि नेटो सप्लाई बहाल करने से ही इत्तेहादी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला
मुमकिन होगा। सिर्फ आखिरी लाइन डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर सेक्रेटरी खारजा ने खुद ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है तो आला सतह पर इसका फौरी और सख्त नोटिस लिया जाना चाहिए, और अगर उन्होंने किसी की हिमा पर कौमी पॉलिसियों के कतई मुनाफी नेटो सप्लाई खोलने की बात की है तो फिर उन चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है। कौम बहर सूरत पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। नेटो सप्लाई की बहाली से पार्लियामानी कमेटी की नहायत जायज और मुनासिब सिफारिशात पर अमल करने से ही मुमकिन है। वक्त की कमी है और हम मशकूर हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब के, आप तशरीफ लाए, बहुत आप बहुत आपने बात की सर, थैंक यू वेरी मच। आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहूँगा। कायद-ए-आज़म ने इजलास में असम्बली लखनऊ 15 अक्टूबर 1937 को फरमाया था कि मैंने कई बार इशारा किया है कि मुसलमानों का एक गिरोह पूरी जमात से बिछड़ा हुआ है, इसका चेहरा अंग्रेज़ों की तरफ है और पीठ हमारी तरफ। अगर उन्हें अब तक तल्ख नताइज का एहसास नहीं हुआ तो फिर कभी ना होगा। ये हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे ब्यूरोक्रेसी के लिए, सियासतदानों के लिए, सबके लिए मिशल राह है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। नाज़रीन, एहतिशाम रहमान को नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।